नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि और फसलें। ये टॉपिक इसलिए बनाना जरूरी हो गया कि अभी मैं कई प्रश्नों को देख रहा था विभिन्न परीक्षाओं के। उसमें कभी कभी आता है कि ऋतु या मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या कौन सा राज्य किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक है, द्वितीयक उत्पादक है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका स्वरूप मिश्रित है। यानी कि एक तरफ पूंजीवादी है और दूसरी तरफ सार्वजनिक, अर्थात एक तरफ सरकार के द्वारा प्रायोजित और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र। तो ध्यान में रखें सरकारी क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे सरकारी कंपनियां हैं, गेल, भेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, है ना। इस पर सब पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसपे सरकार की पूंजी लगी हो। और दूसरा होता है निजी क्षेत्र, तो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं अंबानी और अडानी। तो भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है और उस अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। तो उसको बोलते हैं, पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 50, 55, 60, 70 तक तो हमारी स्थिति बड़ी खराब थी, अर्थात हरित क्रांति की शुरुआत के पहले। तो हम जानते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 के बाद मानी जाती है, 1966 के बाद, 66, 67। और हरित क्रांति के बाद भारत धीरे धीरे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। पहले हमारे यहाँ की स्थिति ये थी कि अमेरिका के सड़े गले गेहूं आते थे हमारे यहाँ, और 1965 के भारत पाक युद्ध में उसने गेहूं निर्यात करने से मना कर दिया। फिर षडमुखम शेट्टी वरे भारत के कृषि मंत्री रहे, और एम एस स्वामीनाथन भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, उनके दोनों लोगों के प्रयास से फिर इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में। और इसी प्रकार से देखिए, जब भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस ही था कि कृषि कृषि को फोकस किया गया था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा था सिंचाई। तो सिंचाई के लिए बहुत सारे बहुउद्देशीय नदी बांध की घोषणा हुई। उसमें आप लोग भाखड़ा नांगल बांध का नाम सुने होंगे। और इसी प्रकार महानदी पर बनाया गया एक बांध है। तो तमाम सारी बातें हुई, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का हुआ करता था। 50% से अधिक भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी में। और आज भी 2024 में भी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र यही है, कृषि। भले से यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, क्योंकि जब सीजनल सीजनल ऋतुओं पे तो यहाँ लोगों की जरूरत पड़ती है। एक बार धान लग गया, सिंचाई करना है, और नारायण की कृपा से बारिश हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप केवल धान काटें। तो कुल मिलाकर आज भी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि ही है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अब धीरे धीरे कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जा रहा है। आज की स्थिति है 13 से 14% जीडीपी में योगदान करता है, और सबसे ज्यादा योगदान हो गया सेवा क्षेत्र का, और दूसरे नंबर पर है उद्योग। तो ये टॉपिक बनता है भारतीय कृषि और फसलें। तो कृषि है तो निश्चित है वो किसी न किसी मृदा में ही होगी। तो आईसीएआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने भारत की मृदाओं को कई भागों में बांटा है। तो आप लोग पढ़े होंगे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, अम्लीय मृदा। तो भारत में आज भी सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार है, नदी दोआबों में पाई जाती है। दो नदियों के क्षेत्र का बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब कहलाता है। आप माने जल, तो दो नदियों के जल का जो बीच का क्षेत्र है। लेकिन आज हम मृदा पे चर्चा नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है ऋतु या मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं भारत में कृषि वर्ष, जैसे भारत में वित्तीय वर्ष होता है वैसे भारत में कृषि वर्ष होता है। तो कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से हर साल। कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक एक साल होता है कृषि वर्ष। जैसे वित्तीय वर्ष होता है तो आप लोग पढ़े होंगे 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। ये भारत में क्या है? ये भारत का वित्त वर्ष होता है। उसी प्रकार से भारत में जो कृषि वर्ष है
तो उसको हम देखते हैं 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। तो ये जो ऋतु या मौसम के आधार पर फसलें हैं, तो पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु जोनों में बांटा गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पूरे भारत को कितने कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है? 15 जलवायु जोन। जलवायु जोन क्या होता है? क्लाइमेटिक जोन माने क्षेत्र। तो पूरे भारत को अगर हम देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं, जो समुद्र के किनारे हैं। आप लोग पढ़े होंगे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यानी कि कुल मिलाकर हिंद महासागर का क्षेत्र है। और जैसे केरल, तो केरल में तापांतर होता ही नहीं है, बहुत कम। वहां अगर एक सामान्य एवरेज टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री से लेकर 28 जो भी है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर भारत में आते हैं, तो ऐसे उत्तर प्रदेश को ले लो तो टेम्परेचर का अंतराल बहुत ज्यादा होता है। मई जून में हमारा तापमान 45-46 डिग्री हो जाता है और दिसंबर और जनवरी में हमारा तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वही है कि ऋतु मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जो फसलें जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं, वो फसलें केरल में नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जलवायु में बहुत अंतर पाया जाता है। तो उसी प्रकार से आज आप लोग पढ़ें तो कह रहा है कि ऋतु या मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भारत में 3 भागों में किया गया है। पहली को बोला जाता है खरीफ, यहीं से कृषि वर्ष की शुरुआत होती है। इसको बोला जाता है वर्षाकालीन फसलें। तो देखो भारत में वर्षा काल 2 है। भारत में वर्षा काल कितने हैं? 2। एक को बोला जाता है ग्रीष्मकालीन वर्षा, एक को क्या बोलते हैं हम? ग्रीष्मकालीन वर्षा। और दूसरी को बोला जाता है शीतकालीन वर्षा। दूसरी को क्या बोलते हैं? शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन मानसूनी वर्षा और एक को बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है, बारिश, वर्षा वर्षा मैं कर रहा हूं, नाम समझ जाओगे आप लोग किसी लड़की का, ग्रीष्मकालीन वर्षा। 1 जून को मानसून हमारा आपका सक्रिय हो जाता है केरल में और पहुंचते पहुंचते यूपी पहुंचते पहुंचते 30 जून हो जाता है और ये लगभग 15 सितंबर तक रहता है। तो यही है ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा। और बाद में जब ये समझ लीजिए, मैं एक भारत का ऐसे नक्शा बना दे रहा हूं, आप छोटा सा, आप लोग समझ जाइएगा। ये केरल है और यहीं से हिंद महासागर से ये धाराएं उठ रही हैं। अब ये 2 भागों में बटेगा। एक तरफ ये हवाएं चलेंगी, ये दक्षिण से पूर्व बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, और एक तरफ ये दक्षिण पश्चिम को फॉलो करेगा, जिधर सह्याद्री पर्वतमाला है, अर्थात केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, इन क्षेत्रों को ऐसे ही अपने वर्षा जल से भिगोती हुई ये मानसूनी हवाएं चलेंगी। और दूसरी धारा जो बढ़ जाएगी, ये हवाएं जो है वो दक्षिण पूर्वी हो जाएगा और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। और इधर पहुंचते पहुंचते आप लोग पढ़े होंगे मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, वहीं पे एक स्थान है मासिन राम। कौन सा? मासिन राम। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा आप लोग पढ़े होंगे चेरापूंजी में होती है, उसी को मासिन राम बोला जाता है। वो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में है, वहीं पे टकरा टकरा की वर्षा, ये जो मानसून है ऐसे प्रवेश करता है, फिर ऐसे खूब जबरदस्त बारिश होती है। और एक वर्षा होती है शीतकालीन मानसून से आती है, इसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा। ये दिसंबर जनवरी में होती है। इसको काफी वर्षा भी बोलते हैं, इसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं, बड़ी लाभदायक है ये भी। और दक्षिण भारत में अक्सर जो बाढ़ आती है, जो दिसंबर और जनवरी में आती है, स्पेशली इस तट पर, कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु में बहुत वर्षा होती है इससे, कर्नाटक में भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा यही कोरोमंडल तट। और केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट। तो आप लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी को समझें तभी आएगा। तो कह रहा खरीफ ऋतु की फसलें, इनको वर्षाकालीन फसल बोला जाता है। अभी अभी हमने बताया भारत को सबसे ज्यादा वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से मिलती है, इसको बोलते हैं वर्षा काल भारत का। 1 जून से शुरू होकर लगभग 15 सितंबर तक वर्षा होती है हमारे आपके यहाँ। पूरे भारत में इसी से सबसे ज्यादा, लगभग 80% वर्षा हमें इसी से मिलती है, ग्रीष्मकालीन। इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ होने वाली वर्षा। अभी अभी हमने सिखाया आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये अरब सागर के समानांतर जो हवाएं चलेंगी इधर सह्याद्री पर्वत से, और ये पूर्वी घाट
और बंगाल की खाड़ी के समानांतर जो मानसून जाएगा उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून। तो कह रहे हैं ये मानसून सक्रिय हुआ जून और जुलाई से 15 सितंबर तक रहता है। लेकिन ये फसलों, जिन फसलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जून जुलाई में इनको बेहन डाल दिया जाता है, मतलब बुआई शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक ये फसलें तैयार हो जाती हैं। जैसे अभी धान अगेती जो धान है वो अक्टूबर में तैयार हो जाएगा, कुछ नवंबर में तैयार हो जाएगा। तो ध्यान में रखें, ये खरीफ ऋतु की फसल, इनमें सबसे प्रमुख फसल है धान। और आज भारत की सबसे प्रमुख फसल है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल ही खाया जाने वाला अन्न है धान। और दूसरे नंबर पर है ज्वार, तीसरे पे है अरहर, चौथे पे ध्यान में रखते जाएंगे तिल, पांचवा है बाजरा, छठा है मक्का, सातवां है रागी। ये खरीफ ऋतु की फसलें। बहुत पूछा जाता है निम्न में से खरीफ ऋतु की फसल कौन सी नहीं है। आठवीं फसल है आपकी मूंग, नौवीं है उड़द, 10वीं फसल है मूंगफली, 11वीं है सूरजमुखी, 12वीं है सोयाबीन, 13वीं है राम तिल, इसको नाइजर सीड भी बोलते हैं, ध्यान में रखें। 14वीं फसल है कपास। कौन सी? कपास। किसी टॉपिक में जब हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे तो इन्हीं के सर्वाधिक उत्पादक राज्य पे हम चर्चा करेंगे, है ना। आज का वीडियो लेट हो रहा है, हमारे शशांक सब परेशान है क्योंकि वही ऑपरेटर भी हैं और सब उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पूरा वीडियो बनाया जाता है, जो मैथ पढ़ाते हैं आपको। तो आज शशांक सर को कहीं जाना है, लेट हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो आज इतना ही करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। और इसके बाद भी देखें, इधर ये जो खरीफ की फसलें हैं, कुछ और भी फसलें, ये तो 14 हो गई। इसके अतिरिक्त तंबाकू बहुत सारे लोग खाते हैं, नहीं खाते होंगे तो किसी न किसी रूप में गांव घर वाले खाते हैं, प्रधान खाते हैं, मुखिया खाते हैं, जो भी हो। गन्ना, जूट, सनई, कुल्थी, ग्वार, ये सभी, ये तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन फसलों का नाम रटना है आपको। पहली फसल है धान, ज्वार, अरहर, तिल। अरहर को तूर भी बोला जाता है। अरहरी दाल बहुत महंगाई गया है, 160 रुपया किलो। तिल तो 200 रुपया किलो है। मक्का, बजरा और तू सब खावे नहीं करते है। रागी, ये सब मोटे अन्न कहलाते हैं, श्री अन्न कहला रहे हैं, बहुत फायदेमंद है। आप लोग इन पर फोकस करिए। मोटी रोटी खाइए, जौ की रोटी खाओ, बाजरे की खाओ, मूंग, उड़द, उड़द के बड़ा बहुत बढ़िया बन, मूंगफली महिलाएं बहुत व्रत में खाती, कहती मूंगफली ले आओ। सूरजमुखी का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, राम तिल, कपास, तंबाकू लेके आए थे पुर्तगाली, इधर गन्ना, जूट, सनई, कुल्थी और ग्वार। ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं। सबसे प्रमुख ऋतु यही है, कौन सी? खरीफ ऋतु। और इसके बाद देखते हैं दूसरी फसल है रबी। कौन सी? रबी। रबी की फसल जो है ये बुआई शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इनको हम बोलते हैं शीतकालीन फसलें। किस काल की? शीतकाल। भारत में देखते हैं नवंबर अक्टूबर से ही पहले शुरू हो जाता था शीत ऋतु, अब तो कम होने लगा है। नहीं तो हम लोग जब रामलीला मैदान में जाते थे नवदुर्गा पूजा देखने, तो ठंडी लगना शुरू हो जाती थी। प्रदूषण के कारण भी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जगह जगह आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसका भी प्रभाव है ना, इसलिए शीतकाल कम पड़ता है यहाँ। तो शीतकालीन फसल रबी की फसलें, उनमें एक फसल है गेहूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा गेहूं। उत्तर प्रदेश में बहुत गेहूं होता है, आप लोग बताएंगे गेहूं। दूसरा है चना, जब दौड़ लगाते हैं घोड़ा चना खाता है, तंदुरुस्त रहता है, आप लोग भी खाइए। तीसरी प्रमुख फसल है मसूर। कौन सी? मसूर की दाल। और चौथा है कुसुम का तेल, सैफ्लावर बोलते हैं अंग्रेजी में, SEFFLOWER। और इसके बाद है अगली फसल, पांचवी है मस्टर्ड कैनोला। मस्टर्ड कैनोला ऑयल, कितने लोग जानते हैं इसको? हम बोलते हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। क्या बोलते हैं मस्टर्ड कैनोला को? सरसों का तेल, मस्टर्ड कैनोला। सब हर आदमी खाता है सरसों का तेल, शुद्ध माना जाता है। इसके बाद एक फसल है जई, जई, फिर लाही, सरसों की प्रजाति है ये भी। फिर एक है राई, आलू, हर सब्जी में खाया जाता है, आलू बहुत काम की है। आलू न रहे तो कितने घर में सब्जी न बने गरीबों के। इसके बाद है बरसीम, और बरसीम के साथ है रिजका। रिजका मतलब हरा चारा, और बरसीम भी हरा चारा, तो ये दो हरे चारे की फसलें हैं। और एक है रेपसीड, ये भी तेल वाली ही है। और इधर मैंने मसूर पढ़ा है, कुसुम का तेल।
तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चना, रिजका, मसूर, कुसुम का तेल, मस्टर्ड, कैनोला यानी कि सरसों, जई, लाही। अगला जो टॉपिक हमारा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम यही चर्चा करेंगे इनके सबके सर्वाधिक उत्पादक राज्य, और एक अलग से हम पढ़ाएंगे आपको विशेष टॉपिक, वो है भारत में मसाले। तो आप लोग बहुत गलतियां करते हो, भारत में मसालों के बारे में हम पूछते रहते हैं तो केरल केरल करते हो, जबकि भारत में केरल नहीं है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। ये राज्य सबसे ज्यादा उत्पादक हैं मसालों के, क्योंकि मसाला एक तो होता नहीं, बहुत सारे मसाले हैं। अब इन्हीं दो के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में तीसरी फसल है, उसको बोलते हैं जायद। कौन सी? जायद। तो जायद में ये कहा जाता है रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में, यानी कि बीच में। ये दोनों प्रमुख ऋतुओं वाली फसल है। इनके बीच में जो समय बचता है उसमें किसान जो है क्या करते हैं? खीरा, ककड़ी, लौकी, मतलब ये, और अभी आपका तरबूज, खरबूज, खूब बुआई होती है इसकी। गंगा जी के किनारे चले जाइए, वैसे भी मौर्य लोगों से मिलिए, तो ये जबरदस्त फसलें हैं। गर्मी ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें हैं ये। कह रहा है अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु की फसलें, जो अप्रैल में, मार्च से बोना शुरू हो जाता है, मार्च से ही, और जून तक चलती रहती है फसलें। जून में फिर ये शुरू हो जाती है हमारी आपकी इधर वाली धान वाली, ज्वार वाली, ये वाली फसल। तो कह रहा है रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु की फसलें क्या कहलाती हैं? जायद की फसलें। इनमें सबसे ज्यादा सब्जियों वाली खेती की जाती है। क्या बोई जाती है? हरी सब्जियां। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, और इसके अतिरिक्त भी ध्यान में रखें, सूरजमुखी भी यहां बोया जाता है। क्या बोया जाता है? सूरजमुखी भी हम बोते हैं अभी। तो ये कुछ लोग उड़द भी बो देते हैं, हालांकि ज्यादा नील गाय और बाबा का आवारा साढ़ इनका बचे ही नहीं देते, सब अपुए रपट जाते बेचारे। किसान है, अब खेती है तो करे क्या? आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे, पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की। उसमें जाता है वो किसान, और अंत में ठंडी के मारा उसके दांत कटकटाते हैं कुत्ते के साथ। पूरी बड़ी मार्मिक कहानी है। आज भी किसानों की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है, भले से बाबा बहुत दावे कर ले। तो ये ऋतु या मौसम के आधार पर भारतीय कृषि और फसलें, एक टॉपिक था। कल देखते हैं हम लोग, दूसरे तमाम सारे इसमें टॉपिक बनेंगे। उसमें एक टॉपिक बन सकता है कि रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं, दलहनी फसलें कौन सी हैं, नकदी फसलें कौन सी हैं। तो एक टॉपिक हम और यहाँ पर देख सकते हैं, नकदी फसलें कौन सी, कैश क्रॉप्स किसको बोला जाता है। कभी कभी आता है नकदी फसलें, नकदी फसलें, जिनको देकर तुरंत पैसा ले लिया जाओ, नकदी फसलें कहलाती हैं, नकदी फसलें। और एक होता है रेशेदार फसलें, रेशेदार फसल। तो आप लोग अगर जिनको पता होगा वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि नकदी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? जूट, कॉफी, कोको, जूट, कॉफी, कोको, चाय, गन्ना, और जिसकी समझ में जो आ रहा है वो जो बताए, जूट, कॉफी, कोको, गन्ना। और फिर इसी में तंबाकू भी आ जाती है। क्या आ जाती है? तंबाकू, केला। ये सब कैसी फसलें हैं? ये सब नकदी फसलें हैं। तंबाकू, केला, बेचिए तुरंत, उगाइए तुरंत बेचिए, पैसा मिलेगा। रेशेदार फसलों में हम आप जानते हैं, जूट है, कपास है ना, सनई है। ये सब कैसी फसलें हैं? तो आज का टॉपिक यहीं तक। कल के टॉपिक में हम लोग मिलेंगे किन फसलों के कौन कौन से सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, और दूसरा टॉपिक रहेगा मसाला उत्पादन, भारत में मसाला उत्पादन और मसाला उत्पादन से संबंधित राज्यों के बारे में। तो आप लोग एक टॉप कमेंट करके बताइएगा, उद्दीपक या नशादायक फसलें कौन सी हैं? कौन सी? उद्दीपक या नशादायक।
उद्दीपक क्या होता है? जो उत्तेजना जगाए। जैसे आप लोग सिगरेट पी लेते हो, तो सिगरेट में क्या भरा जाता है? भाई तंबाकू, अफीम, चाय, कॉफी, भांग, धतूरा, ये सब कैसी फसलें हैं? भांग, धतूरा, अफीम, पोस्त, तंबाकू, ये सब कैसी फसलें हैं? चाय, ये भी जब ज़्यादा चाय पी लेते हैं तब भी कैफीन बढ़ जाती है। ठीक, तो कुल मिला के बहुत सारी प्रकार की फसलें होती हैं, उन पे भी हम बीच बीच में ऐसे चर्चाएं करते रहेंगे। हरी खाद की फसलें हैं, हरा चारा फसलें हैं, बागानी फसलें हैं, कंद वर्गीय फसलें हैं, बहुत हैं फसलों के उदाहरण। लेकिन आज का जो टॉपिक था यही था, इसको जरूर पढ़िएगा, खरीफ, जायद और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। आज की बात यहीं तक। क्लास जैसी भी लगे, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है हमें भी कि कुछ समझ में आ रहा है। विश्वास मान लीजिए, इससे बेहतर आप कहीं पाएंगे नहीं। बस बशर्ते यही कि अभी हम लोगों का प्रयास शुरू हो रहा है। ये अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत की जाती है उसको आप लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए यार। आप ही लोगों के बीच के हम लोग भी हैं। ये देव अकेडमी टीम कहीं बाहर की नहीं है, आप ही लोगों के घर परिवार से हम लोग भी हैं, आपके ही बेटा बेटी हैं। सहयोग करिए। नमस्कार।